गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि जो मिश्रण होते हैं उसमें उपस्थित जो घटक है उनका पृथक्करण हम किन किन विधियों द्वारा करेंगे। तो आपके पास सामने 6 विधि दे रखी हैं। पहली है वाष्पीकरण, सेकंड अपकेंद्रीकरण, थर्ड पृथक्करण कीप, फोर्थ ऊर्ध्वपातन, फिफ्थ क्रोमेटोग्राफी और सिक्स्थ हमारा आसवन। यानी हम इन 6 विधियों में से किस विधि का उपयोग कैसे मिश्रण के लिए करेंगे वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा वाष्पीकरण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिश्रण क्या होते हैं। तो मिश्रण क्या होते हैं, जब वह पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु परमाणु खुले होते हैं लेकिन ये केमिकली यानी कि हमारे रासायनिक रूप से बंधित नहीं होते हैं, फिजिकली रूप से यानी कि भौतिक रूप में अनिश्चित अनुपात में घुले होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जल में नमक का विलयन या फिर बोल सकते हो आप चीनी का विलयन। जो चीनी होती है वो मिश्रण, चीनी का जो विलयन होता है वो हमारा मिश्रण कहलाता है। तो पहली विधि उसके बारे में हम बात करेंगे वाष्पीकरण, यानी कि जो हमारे मिश्रण होते हैं उनको हम पृथक कर सकते हैं क्योंकि वो भौतिक रूप से एक दूसरे से में घुले होते हैं। अगर रासायनिक रूप से होंगे तो हम उन्हें सिंपली इन मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। तो पहला अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, अभी मैंने आपको बताया चीनी का विलयन। चीनी के विलयन में 2 चीजें उपस्थित है, चीनी और पानी। ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा जो पानी होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, वाष्पीकृत होने का। यानी कि अगर हमने एक वॉच ग्लास में चीनी और पानी दोनों का मिश्रण एक वॉच ग्लास में लेके उसे हीट करते हैं तो जो पानी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी जो पानी होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, वाष्पीकृत होने का। तो वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, चीनी मिल जाएगा। तो आप इस विधि का उपयोग कब करोगे, जब मिश्रण में 2 पदार्थों में एक पदार्थ में वाष्पीकृत होने का गुण है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे यह मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ वाष्पीकरण, यह मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, यानी कि जो एक पदार्थ है उसका वाष्पीकरण होना आवश्यक है। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पानी में कोई डाई को मिक्स कर दिया जाता है तो आप क्या लिखोगे, दूसरा एग्जाम्पल आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करो और इसमें लिखो। जितने आप ज्यादा एग्जाम्पल से लर्न करोगे आपको मेथड्स लर्न करने की रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको आराम से इजिली लर्न हो जाएंगे। तो आप दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रंग, डाई तथा पानी का मिश्रण। ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वाष्पीकरण विधि का उपयोग हम कब करेंगे, जब 2 पदार्थों में से एक पदार्थ में कौन सा गुण हो, वाष्पीकरण का गुण हो। सेकेंड मेथड है हमारा अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण का आपके सामने एग्जाम्पल है दूध से क्रीम। आपने दूध से क्रीम पृथक करते हुए देखा होगा। दूध दिखने में कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। आपको क्या पता है कि दूध जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध पदार्थ इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और वसा घुलित होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं। तो आप दूध से क्रीम को कैसे पृथक करोगे, वो कौन सी प्रोसेस है, अपकेंद्रीकरण। यानी कि अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग हम कब करेंगे, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाते हैं, राउंड राउंड। आपने देखा होगा दही को बनते हुए भी, दूध से क्रीम को बनते हुए, या फिर आप कह सकते हो सेपरेट करते हुए आपने देखा होगा। तो
जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे की तरफ दबाव डालते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो जो इसमें दूध है उसमें जो क्रीम है वो हमारा क्या है, हल्का पदार्थ है। तो हल्का पदार्थ होने के कारण क्या होगा, ये ऊपर सतह पर तैरने लगे। तो ये ऊपर सतह पर तैरने लगेगा। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे विधि, अब केंद्रीय विधि का आप कब कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ना। तो आप लिख सकते हो, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निकालना या निचोड़ना कह सकते हो आप। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है। जब किसी पदार्थ में को तेजी से घुमाया जाता है तो जो उसमें हल्का पदार्थ होता है वो ऊपर सतह पर तैरने लग जाता है, भारी कण के नीचे की तरफ दबाव पड़ता है तो इसलिए वो नीचे आ जाता है। तो अब नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे, कौन सी विधि है हमारी, पृथक्करण की। यानी कि इस विधि का उपयोग आप कैसे करोगे। आप मैं सिंपली आपको एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जाम्पल है आपके सामने, पानी से तेल या पानी में तेल। आपने देखा होगा जो पानी में हम तेल डालते हैं तो पानी और तेल जो है वो आपस में घुलते नहीं है। यानी कि आप बता सकते हो कि पृथक्करण की विधि का उपयोग कब करोगे। तो आपका सिद्धांत यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिद्धांत आपका बनेगा दो अघुलनशील द्रव। सिंपल, दो अघुलनशील द्रव। अघुलनशील मतलब जो आपस में घुलते नहीं है। तो पृथक्करण की विधि का उपयोग कब करेंगे, जब ऐसा मिश्रण जिसमें कि दोनों ही पदार्थ आपस में घुलते नहीं है। यानी कि दो अघुलनशील द्रव अगर उपस्थित है तो हम किस विधि का यूज करेंगे, पृथक्करण की का। अब आप कैसे करोगे वो आप आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने पानी और तेल दोनों का मिश्रण दिया हुआ है तो आप पृथक्करण कीप को स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि आप कैसे करोगे, दो अघुलनशील द्रव जब दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं को आसानी से पृथक्करण की विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, पृथक्करण की विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। यानी कि जब हम उसे हीट करेंगे तो उसकी लेयर जो हीट करने को नहीं, इसमें हीट तो आपको वाष्पीकरण में, तो जो लेयर है पृथक्कारी कीप को स्टॉप कॉर्क है उसके खोलने से पानी दूसरे बीकर, यानी कि आप सिंपली ये अपने घनत्व के अकॉर्डिंग लेयर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे जो एक बीकर जैसे होता है ना, तो ऐसी हमारी पृथक्कारी कीप होता है। पृथक्कारी कीप जो होता है वो हमारे किसकी तरह होती है, फनल की तरह होती है, ऐसे होती है। तो जो ये आप देखोगे ऐसे मैंने बनाई है, सीधी नहीं बनाई है, तो यहाँ पे जो है ये लेयर वाइज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जैसे हमारा तेल है वो आपको ऊपरी सतह मिलेगा और जो पानी है वो हमारा नीचे सतह पे मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे से कोर खोलोगे तो जो पानी है वो नीचे की तरफ से निकल जाएगा और हमें क्या सेपरेट मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट विधि है हमारी ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग हम कब करेंगे, जैसे मेरे सामने आपके सामने एग्जाम्पल है, नमक और कपूर। कपूर में आपने पढ़ा होगा जो कपूर होता है उसमें किसका गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि जो कपूर है अगर उसको हीट करते हैं तो वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। तो उसमें किसका गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का। इसलिए ऐसे पदार्थ जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है उसको हम किस विधि द्वारा
यानी किस विधि द्वारा पृथक्कृत करेंगे हम? ऊर्ध्वपातन वाले, यानी कि ऐसे मिश्रण जिसमें कि एक पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण हो। तो कपूर में किसका गुण है? हमारा ऊर्ध्वपातन का। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित, यानी कि सॉलिड से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो ऊर्ध्वपातित हो। तो कौन सी विधि का उपयोग करोगे आप? ऊर्ध्वपातन विधि का। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने, आपने घर में देखा होगा नैप्थलीन की गोलियां होती हैं, कुछ टाइम बाद वो इनविजिबल हो जाती है। तो या उसका भी रीजन क्या है इनविजिबल होने का? उनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? नैप्थलीन की गोलियां, यानी कि आप बोल सकते हो नैप्थलीन तथा नमक का मिश्रण। अगर आपके सामने नैप्थलीन और नमक का मिश्रण दे दिया जाए तो आप ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नैप्थलीन और नमक में से किस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? नैप्थलीन में पाया जाता है। नैप्थलीन को जब आप हीट करोगे तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा सॉलिड से गैसीय अवस्था में। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? वह पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं उन्हें हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विधि है हमारी क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम्पल है हमारा, आपको पता होगा जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्या आपको ये पता है जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए और एक क्लोरोफिल बी। तो जो हमारा क्लोरोफिल ए है और बी है उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी विधि यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। तो अगर किसी मिश्रण में एक या एक से अधिक प्रकार के, जैसे कि हमने बोला घटक उपस्थित है, तो हम किस विधि का यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। तो हम इस विधि का यूज कब करेंगे? रंग को पृथक करने के लिए, जैसे आपने देखा है ये ब्लैक पेन ही है मेरे पास, जो ब्लैक पेन है, क्या आपको ये ब्लैक इंक दिख रही है? तो क्या ये इसमें और भी कलर का मिश्रण उपस्थित है या नहीं है? उसको हम क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं? एक पेपर लेते हैं, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे और जो हमारा इंक है ये ब्लैक कलर का, उसकी ड्रॉप को यहाँ पर लगा देंगे और इसको हम एक फ्लास्क में रखेंगे। यहाँ पर इसको किसी भी की हेल्प से, या फिर आप इसको पेपर को एक रोड की हेल्प से लटका सकते हैं। तो आप इसमें क्या भर दोगे? एक सॉल्वेंट भर दोगे। सॉल्वेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक या फिर वाटर भी हो सकता है। तो आप जब इसमें डिप करोगे और कुछ मिनट बाद, यानी 15 से 20 मिनट या 1 आवर के बाद आप देखोगे तो जो इसमें इंक है, अगर इसमें 2 लाइन यानी कि हमारे 2 पॉइंट मिलते हैं, एक फर्स्ट यहाँ मिलता है, सेकंड यहाँ मिलता है, यानी कि जो अगर इसमें एक ही प्रकार के घटक उपस्थित होते तो हमें 2 पॉइंट्स नहीं मिलते। ठीक है, यानी कि इसमें कितने, एक से ज्यादा कलर उपस्थित है, यानी कि हमारे इसे सेपरेट हमने किसके थ्रू कर लिया? क्रोमेटोग्राफी। तो आपको ये पता चल गया कि जो हमारा इंक होता है, ब्लैक इंक होता है, उसमें ब्लैक कलर यानी एक ही घटक उपस्थित नहीं होता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, खून से, यानी जो ब्लड होता है हमारा, खून से ड्रग पृथक करना। आपने सुना होगा जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें खेलने से पहले उनका ड्रग टेस्ट हो, यानी खून का टेस्ट होता है कि कहीं उनमें ड्रग की मिलावट ना हो। अगर उसमें ड्रग की मिलावट मिलती है तो उन्हें खेलने के लिए नहीं दिया जा सकता है। तो खून से ड्रग पृथक करना हो तो हम कौन सी विधि यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विधि है हमारी आसवन। नेक्स्ट विधि है हमारी आसवन विधि। जब
आसवन विधि का एग्जाम्पल है हमारा पानी और एसीटोन का मिश्रण। पानी और एसीटोन का मिश्रण। अब पानी जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एसीटोन जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, यानी जो दोनों ही हमारे किस अवस्था में पाए जाते हैं, दोनों ही हमारे लिक्विड में मिलते हैं और घुलनशील है। क्योंकि अभी हमने बात करी थी अघुलनशील, तो अघुलनशील कौन सा था, पृथक्करण की द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन जब एक दूसरे से घुले होंगे तो हम कैसे पृथक्करण करेंगे, तो इसमें आपको फिर से वही रिकॉल कराया जाता है कि जो दोनों में वाष्पीकृत होने का गुण होता है, दोनों ही द्रवावस्था में होते हैं। तो ऐसे में ना तो हम वाष्पीकरण प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ना ही पृथक्करण की विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। तो हम जब ऐसे मिश्रण घुले हों तो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे, आसवन। यानी कि दोनों में से किसी एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो हमारा क्या होगा, कम होगा। दोनों में से किसी एक का एक दूसरे से हो सकता है। यानी कि हम इस विधि का उपयोग कब करोगे, दो संगठकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम। ठीक है, तो जब हम पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करते हैं, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक जल से कम होता है, तो यहाँ पे हमारा किसका क्वथनांक कम है, एसीटोन का क्वथनांक कम है। किससे, पानी से। तो जब हम इन दोनों को हीट करेंगे तो एसीटोन जो है वो हमारा सबसे पहले वाष्पीकृत हो जाएगा, तो गर्म होकर वाष्पीकृत रूप से ट्यूब में चला जाएगा, जहां ये फिर द्रव में बन जाता है। यानी कि हम इसको वाष्पीकृत करके अलग कर लेंगे। उसके बाद जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत होना स्टार्ट करता है, तो फिर हम पानी को सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि आसवन विधि का उपयोग कब करेंगे, जब हमारे ऐसे संघटक हो जो दोनों ही किस अवस्था में हो, द्रव में हो, और दोनों में वाष्पीकृत होने का गुण पाया जाओ, लेकिन इन दोनों का जो क्वथनांक है वो एक पदार्थ का उनमें से कम हो, तो तब हम इस विधि का यूज कर सकते हैं। आप सभी ने मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की छह विधि पढ़ी। फर्स्ट थी वाष्पीकरण, सेकेंड अपकेंद्रीकरण, थर्ड पृथक्करण, फोर्थ ऊर्ध्वपातन, फिफ्थ क्रोमेटोग्राफी, सिक्स आसवन। आपको किसी में भी एक में भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।